नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी कहानियाँ पर। यहाँ आप सुनते हैं कहानियाँ कुछ आपकी और कुछ मेरी। तो दोस्तों, अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, जिससे कि हमारा एक रिश्ता और मजबूत हो और मेरी जो भी वीडियो है आपको दिखाई दे। तो ये कहानी है जिन्न का गुलाम और ये कहानी का अंतिम पार्ट है। पिछले भाग में हमने देखा था कि लव ने कैसे जिन्न को अपना दोस्त बनाया था और जिन्न उसकी मदद कर रहा था, पैसों से, रूहानी ताकतों से और बहुत कुछ से। और फिर धीरे धीरे जिन्न ने उसके दिमाग पे अपना कब्जा करना शुरू किया। जिन्न उससे अपने मर्जी का काम कराता था। लास्ट तक लव सड़क पर चलते एक राहगीर से उसका सामान छीन के घर आया। उसके पीछे पीछे लोग आए, उसके घर को देखा, घर में कोई नहीं था। यह देखकर उसके माँ बाप का भी होश उड़ गया कि हमारे सामने जब लव अंदर गया था तो फिर वो गया कहाँ। जब सब चले गए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा लव को बाथरूम से निकलते हुए। माँ बाप के तो होश उड़ गए, क्योंकि कुछ ही देर पहले सब कुछ देखा गया था। उस टाइम बाथरूम में कोई नहीं था। फिर लव आया कहाँ से? यह सब देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। जमानत होने के बाद लव घर आ जाता है। फिर वह कुछ उदास रहने लगता है, परंतु वह अपने माता पिता को विश्वास दिलाता है कि किसी भी जुर्म में उसका कोई हाथ नहीं है। उसकी माँ ने कहा, मुझको तो पहले से ही विश्वास था कि मेरा बेटा बेकसूर है। पिताजी ने कहा, हाँ अभी मामला अदालत में है, अभी कुछ कह नहीं सकते। इस पे रश्मि ने कहा, लेकिन अगर भैया आप निर्दोष हैं तो इन सारी घटनाओं में आपकी उंगलियों के निशान कैसे मिले हैं? इस पे लव ने कहा, रश्मि ऐसा नहीं है। तो फिर रश्मि ने कहा, भैया ऐसा बात नहीं है कि हमको आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको हर घटना की जगह पर लोगों ने देखा है और पहचाना है। अगर आपने यह सब नहीं किया तो फिर। इतना कहकर वह चुप हो जाती है और लव का मुंह देखने लगती है। लव ने कहा, मेरी खुद समझ में नहीं आता है कि यह सब क्या हो रहा है। मैं उस जगह पर कैसे पहुंच जाता हूं जहां घटना होती है। इतना कहकर लव वहां से उठा, अपने कमरे में चला गया। घर वाले भी कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि इन सब सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं था। लव को रात में नींद नहीं आती थी। वो खुद इस बात को लेकर परेशान था। तभी उसके मन में एक बात आई। उसको लगा कि कहीं वो बाबा जो हवेली में रहता है, जिसके पास वो गया था, कहीं वही तो इन सब की जड़ नहीं है। अब उसके पास भरपूर शक्ति थी। वो बाबा से नजरें मिलाकर बात कर सकता था। अगले दिन सुबह वो दोबारा बाबा से मिलने का सोचा। अब वो आराम महसूस कर रहा था और सो गया। सुबह जल्दी उठकर वो बाबा के पास पहुंचा। बाबा लव को देखते ही बोले, ओहो, आज तो तुम बहुत खुश हो रहे होगे। मुझे यही बताने आए हो ना कि तुमको वो सब मिल गया जो तुम चाहते थे, या फिर यह बताने आए हो कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है? लव बाबा किस बात से हैरान रह गया था, लेकिन बात बनाते हुए बोला, नहीं, मैं यह सब बताने आया हूँ कि तुम जो कुछ कर रहे हो बंद कर दो। तुम यह सब करके मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम अपना ही नुकसान करोगे। बाबा ने कहा, तुमसे यह किसने कहा कि मैंने यह सब किया है? सिर्फ शक के बिना पर तुम मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। लव ने पूछा, मुझे पता था तुम यही कहोगे। चोर ने चोरी करके कब कबूला है कि वो चोर है?
लेकिन इसका अंजाम क्या होगा तुम नहीं जानते। इस पर बाबा ने कहा, अंजाम की फिक्र तुम करो, मुझे फिक्र नहीं है। जाओ पहले खुद की परेशानी से निकलो, फिर मुझ पर उंगली उठाना। अगर तुम्हारी शक्ति तुमसे यह कह दे कि इन सब का मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं खुद तुम्हारे सामने खुद को आग लगा लूँगा। लव बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। घर आकर वह सोचता है कि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। पहले मुझे जिन्न से इस बारे में पूछना चाहिए था। उसने तुरंत जिन्न को बुलाया। जिन्न ने कहा, क्या हुक्म है मेरे लिए? लव ने कहा, यह बताओ बाबा मेरे साथ क्या कर रहा है? मेरे द्वारा इतने जुर्म क्यों और कैसे हो रहे हैं? जिन्न ने कहा, इसके जिम्मेदार बाबा नहीं तुम खुद हो। लव ने पूछा, मैं? लेकिन मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो वहाँ गया ही नहीं कभी जहाँ जुर्म हुआ और जहाँ मैंने खुद को पाया। जिन्न ने कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि ऐसा कैसे होता है? तुम्हारे हाथ से जुर्म कैसे होते हैं? तो सुनो। तुम क्या समझते हो तुमने हमको वश में कर लिया है? हम तुम्हारे गुलाम हो गए हैं? नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं, बल्कि तुम हमारे गुलाम हो। लव को बहुत आश्चर्य हुआ। वह डर गया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्न ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ये समझो कि ऐसा ही हुआ है। अच्छा याद करो, तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? लव ने कहा, वो वीडियो में बताई गई विधि को मैंने फॉलो किया था। लव ने कहा, लेकिन वीडियो तो बिल्कुल सही था, जैसा उसमें बताया गया था वैसा ही हुआ। जिन्न ने कहा, हाँ, लेकिन तुम जोश में एक बात भूल गए कि यदि सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर ही सब कुछ सीखा जा सकता तो फिर बात ही कुछ और होती। गुरु का महत्व पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बिना गुरु ज्ञान अधूरा है और ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ। तुमने खुद को एकलव्य समझकर बिना गुरु के ज्ञान पाने की कोशिश की, जो तुम्हारी मूर्खता का सबसे बड़ा सबूत था। उस वीडियो में जिन्न को बुलाने का तरीका तो बताया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि जिन्न के आने के बाद उससे किस तरह वचन लेने हैं। जिस तरह शादी के समय दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से वचन लेते हैं, ठीक वैसे ही सिद्धि करते समय एक साधना सफल होने पर शक्ति से भी 3 वचन लेने होते हैं। पहला, तुम मुझको और मेरे परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कि तुम आज से मेरे मित्र और गुलाम हो, मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगे। और तीसरा, कि तुम सिर्फ तब ही आओगे जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। इसके बाद शक्ति से कहा जाता है कि वादा करो, आगे हाथ बढ़ाओ। जब शक्ति हाथ आगे बढ़ा दे, तब स्वयं हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ पर हाथ रखकर वादा किया जाता है। लेकिन अफसोस, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ गुरु ही दे सकता है, या वो दे सकता है जिसने खुद साधना की हो। तुमने तो पहले ही हाथ बढ़ा दिया और क्रिया उल्टी हो गई। हमारी जगह तुम हमारे गुलाम हो गए। अब क्योंकि तुमने हमको बेवजह गुलाम बनाने की नाकाम कोशिश की है, इसलिए अब तुमको इसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हारी यही सज़ा है कि हम हर रात तुम्हारे शरीर में आएंगे और तुमसे पाप करवाएंगे। जिस नाम, इज्जत, शोहरत और दौलत के लिए तुम हमको कैदी बनाना चाहते थे, तुमको उतनी ही बेइज्जती मिलेगी और तुम्हारी सारी ज़िंदगी नरक से भी बुरी स्थिति में कटेगी। तुम मौत मांगोगे, लेकिन हम तुमको मरने नहीं देंगे। बस अब तुम रोज़ यूं ही मर मर कर जियोगे। जिन्न की बात सुनकर लव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन्न आगे कहता है, जो जुर्म तुम करते हो वह हम तुमसे करवाते हैं। रात को हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हैं और तुमसे पाप करवाते हैं, ताकि तुम दुनिया की नज़रों में गिर जाओ।
तुमको वासना और गुनाह का गुलाम बनाकर ही हम दम लेंगे। तुम एक मामूली इंसान हो, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमको गुलाम बनाओ। अब हम तुमको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तुम अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे ना, अब देखो मजा ज्ञानी बनने का, बिना गुरु के। आज के बाद हर रात तुम एक नया पाप करोगे, हर दिन तुमको एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हम तुमको धन दौलत, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, गाड़ी, बंगला, जो तुम चाहोगे वो देंगे, लेकिन याद रखो तुम एक भी रात चैन से सो नहीं सकोगे। जिन्न की यह बात सुनकर लव फूट फूट कर रोने लगा। उसको लगा कि आज सब कुछ पाके भी उसने सब कुछ खो दिया है। अब लव के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा था, लेकिन ऐसे समय में भी लव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि अब क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसको लगा कि अब बाबा ही कुछ कर सकते हैं, मुझे तुरंत उनसे बात करनी चाहिए। उस रात ठीक 2 बजे लव को फिर वही सब हुआ। वो एकदम गुस्से में उठा, खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकला और दौड़ता हुआ पड़ोस के एक मोहल्ले में जा पहुंचा। फिर मौका देखकर एक घर में घुस गया। वहां सो रहे 2 लोगों का गला काटकर हत्या कर दी। एक बार फिर शहर में चर्चा गर्म हो उठी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उस इलाके के थाने का घेराव करके लव की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। अदालत ने भी तुरंत लव की जमानत समाप्त कर दी और उसको जेल में डालने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन लव को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ की पुलिस तैयार नहीं थी। वहाँ के एसपी ने थाना प्रभारी को बुलाकर कहा, ये लो यादव जी, लव की गिरफ्तारी का आदेश, उसको आज ही जेल में डाल दो। यादव जी ने घबराते हुए कहा, सर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। हमारा कोई भी सिपाही उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। एसपी साहब ने पूछा, लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात है? आपने तो बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को पकड़ा है। इस पर यादव जी ने पहले का सारा किस्सा एसपी साहब को बता दिया कि किस तरह से 3rd डिग्री भी लगाना बेकार रहा था लव पर। यादव जी ने कहा, सर उस पर न डंडा असर करता है और न ही कुछ। यही सब देखकर हमारे जवान बुरी तरह डर गए हैं। हमने ऐसा कैदी आज तक नहीं देखा। एसपी साहब ने कहा, अच्छा, यह तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए यादव जी, आप उसको एक बार पकड़ लीजिए। मैं सरकारी वकील से मिलकर उसको एक ही पेशी में फांसी दिलवा दूंगा, बस आपका सर दर्द खत्म। यादव जी ने कहा, अच्छा सर, आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़रा जल्दी निपटा दीजिए इस मुजरिम को। मुझको कुछ अलग ही बात लगती है इसमें। जय हिंद सर। एसपी साहब ने कहा, जी बिल्कुल, जय हिंद। इसके बाद यादव जी अपने थाने के जवानों को बुलाकर कहते हैं, जवानों, हमको अभी लव को गिरफ्तार करने जाना होगा। एसपी साहब ने मुझको बुलाकर खुद आदेश पत्र दिया है। तभी एक जवान ने बोला, लव, क्या यही लव जिसके शरीर को छूकर बर्फ 1 मिनट में भाप बन गया था? यादव जी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन हमको तो अपना काम करना ही होगा ना। तभी दूसरे जवान ने कहा, साहब, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। मुझको लगता है उसके पास कोई दैवी शक्ति है। इस पे एसपी ने कहा, देखो, वह एक मुजरिम है, कोई साधु संत नहीं है, इसलिए उसके पास दैवी शक्ति नहीं हो सकती। और जो भी हो, हमको तो अपना काम करना ही होगा ना। खतरा तो हमारे हर काम में है। हम पुलिस वाले भी अगर डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस पर सब राजी हो गए। यादव जी के साथ हथियार से लैस होकर पूरी गाड़ी भर के लव को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचे। यादव जी ने दरवाज़ा बजाया। लव घर पर ही था। वो बाहर आया। उसको देखते ही जवान कुछ सहम से गए। लव ने पूछा, जी क्या बात है सर? अभी तो मेरी जमानत ख़त्म होने में काफ़ी समय है। यादव जी ने कहा, वो एसपी साहब का आदेश है कि कल की हुई जो वारदात है उसमें भी तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे हाथों के निशान मिले हैं वहाँ, इसलिए तुमको दोबारा गिरफ्तार करना होगा। जनता भी बहुत गुस्से में है।
इस पे लव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं अपने घर वालों को बता दूँ, फिर चलता हूँ आपके साथ। लव ने अपने घर वाले को सारी बात बताई, फिर पुलिस वाले के साथ चल दिया। आज लव की दोबारा गिरफ्तारी से पूरे क्षेत्र में उसकी बुरी तरह बदनामी हो गई थी। लव के घर वालों से भी अब लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया था। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि लव से जुर्म कबूल कैसे करवाए। थाने में इधर अपनी सेल में लव एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सिर के ठीक ऊपर एक बल्ब लटक रहा है, जिसका प्रकाश सीधा उसके चेहरे पे पड़ रहा है। सामने एक मेज पड़ी है, जिसके पास एक कुर्सी पड़ी है। लव के हाथ और पैर बंधे हुए हैं। उसके सामने चारों तरफ हथियारबंद सिपाही खड़े थे, लेकिन सब अंदर से डरे हुए हैं। पत्ता भी हिलता है तो डरकर बंदूक तान लेते हैं। हिम्मत करके कड़ी सुरक्षा के बीच इंस्पेक्टर यादव जी लव से पूछताछ करने लव की सेल में आते हैं। यादव जी ने पूछा, देखो लव, हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि जितने भी जुर्म शहर में हो रहे हैं, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, या फिर सीधे सीधे कहूँ कि यह सब तुमने किया है। इसमें तो अच्छा यही होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। यदि यह जुर्म तुमने किसी मजबूरी में किया है तो मैं वादा करता हूँ कि तुमको कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। मैं अदालत को खुद बताऊँगा कि तुमने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया है। इस पे लव ने हंसकर कहा, जुर्म हुआ है यह और बात है, लेकिन मैंने किया हो यह ज़रूरी तो नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जुर्म जिसने भी किया है मजबूरी में किया है, तो कौन सा आप मुझको आज़ाद कर दोगे? इसलिए आपको जो करना है आप कीजिए, और मुझको जो करना है मैं करूँगा। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपके साथ आ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो कहोगे मैं मान लूँगा। इस पर यादव जी ने कहा, देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझको बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तुम बहुत तकलीफ़ में आ जाओगे, तुमको बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। लव ने हंसते हुए कहा, जी याद है, आपने पिछली बार 3rd डिग्री लगाया था मुझ पर, क्या इससे भी बड़ी सज़ा देंगे आप? उसके बात सुनकर पूरे सेल में सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए कि अब क्या जवाब दे। जिस पर 3rd डिग्री नहीं चली उस पर अब क्या चलेगा। यादव जी ने कहा, तुम पुलिस को नहीं जानते, हमारी ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। अब भी वक्त है, सोच लो हम क्या कर सकते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। लव ने कहा, तो क्या आप मुझसे ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करवाएंगे, वो भी ऐसा जुर्म जो मैंने किया ही नहीं? ठीक है, आपकी मर्जी, जो करना है कीजिए, मैं भी देखूंगा कि सच बड़ा है या झूठ। यादव जी ने गुस्से से कहा, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसको उल्टा लटका दो, 1 घंटे में दिमाग ठीक हो जाएगा। जब नाक से मुंह से खून आएगा तब सारी अकड़ निकल जाएगी। उनका आदेश सुनकर पहले तो कोई सिपाही हिला भी नहीं। फिर यादव जी ने जोर से कहा, सुनाई नहीं देता क्या मैंने क्या कहा? यह सुनकर सभी सिपाही आगे बढ़े। लव ने उनको घूर कर देखा तो वो लड़खड़ा गए। एक सिपाही तो कुर्सी से टकरा कर गिर गया। एक ने रस्सी के बजाय लव को बांधने की कुर्सी में बांध दी। जब इंस्पेक्टर ने यह सब देखा तो गुस्से से तिलमिला उठे। वो खुद आगे बढ़े, लव के पैरों में रस्सी बांध दी और उसको उल्टा लटकाने के लिए छत में लगे हुक से रस्सी डाल के खींचा, लेकिन लव टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा कोशिश की, पूरा जोर लगाया, लेकिन सब बेकार। लव हिला तक भी नहीं। अब वो बुरी तरह से खींच गए और पास खड़े सिपाहियों से बोले, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारा सीनियर कोशिश कर रहा और तुम सब निकम्मों की तरह खड़े हो। चलो जल्दी लटकाओ इसको उल्टा। यादव जी की बात सुनकर सारे सिपाही टूट पड़े। सबने मिलकर रस्सी खींची, लेकिन लव को हिला भी नहीं पाए। उन्होंने फिर जोर लगाया, रस्सी टूट गई, लेकिन लव को कोई उठा नहीं पाया।
हार कर सबने कोशिश छोड़ दी और लव को लॉकअप में बंद करके चले गए। इधर यादव जी को भी विश्वास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है कि हम लव को चाह कर भी कोई सज़ा नहीं दे पा रहे हैं। यादव जी को लगा कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने सोचना शुरू किया, फिर कुछ सोच कर लव के सेल में गए और बोले, एक बात सच सच बताओ, हमने कई बार कोशिश की मगर हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? तुम ऐसा क्या करते हो जो हम चाहकर भी तुमको कुछ सज़ा नहीं दे पाते? इस पर लव ने कहा, यह तो आप और आपके सिपाही जाने। नहीं, कुछ तो बात है, तुम बताओ, यादव जी ने वो कहा। लव ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं है। यादव जी लव की बात सुनकर वहाँ से चले आते हैं और बिना किसी को कुछ बताए जीप लेकर सीधे लव के घर पहुँचते हैं। घर पर उस समय सिर्फ लव के माता पिता ही थे, दोनों बहनें बाहर गई हुई थी। यादव जी को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। रमेश जी ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब आप इस समय सब ठीक तो है ना? यादव जी ने कहा, जी सब ठीक है, बस आपसे कुछ बात करनी है। रमेश जी ने कहा, जी कहिए। यादव जी ने कहा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जुर्म हो रहे वो लव ने किए हैं, लेकिन एक बात और है जो बहुत अजीब है और अलग भी। हमने जब भी लव से पूछताछ करने की कोशिश की तब थाने में कुछ अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लगता है जैसे कोई चीज़ है जो हमको हमारा काम करने से रोक रही है। लव अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या आपको लव के किसी राज के बारे में पता है? रमेश जी ने कहा, कैसा राज? हमको ऐसा कुछ नहीं पता। यादव जी ने कहा, तो ठीक है, आप दोनों को लव के खिलाफ अदालत में गवाही देनी होगी। इस पर रमेश जी ने कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई सर, जुर्म साबित करना या न करना यह तो पुलिस का काम है, आप ऐसे ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? इस पर यादव जी ने कहा, ठीक है, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। यदि आप गवाही नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, गवाही देकर मुकदमा चलेगा, हो सकता है थोड़ी मोहलत मिल जाए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, हम लव का इनकाउंटर कर देते हैं, बस किस्सा खत्म। उसकी बात सुनकर रमेश और पूर्वी दोनों सहम गए। उनको लगा कि शायद इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हो सकता है मुकदमा जीत जाए हम और लव बच जाए। कुछ देर सोचकर दोनों बोले, ठीक है सर, अगर इसी में लव की भलाई है तो हम तैयार हैं। यादव जी ने कहा, ठीक है, फिर अदालत में मिलते हैं। इतना कहकर यादव जी वहाँ से चले आते हैं। पुलिस स्टेशन में आकर वो सीधे लव की सेल में आकर कहते हैं, हमारा काम हो गया, अब तुम्हारे माता पिता गवाही देंगे हमारे लिए। तुम कुछ बोलो या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लव उनकी बात सुनकर चुप रहता है, परंतु उसको बहुत हैरानी होती है। उसे विश्वास था कि इंस्पेक्टर ने जरूर उनको मजबूर किया होगा, वरना माँ और पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। उधर जब यह बात रश्मि और शशि को पता चलती है तो दोनों बहुत नाराज होती है। दोनों अपने माता पिता से इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा करती है। रश्मि ने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप पापा? अब भैया के खिलाफ गवाही देंगे, लेकिन क्यों? शशि भी गुस्से में कहती है, मम्मी आपने यह सोचा नहीं कि भैया पर क्या गुजरेगी, और अगर उनको बिना कसूर के सज़ा हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर रमेश जी ने कहा, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमारी मजबूरी है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पुलिस लव का इनकाउंटर कर देगी और हम लव को हमेशा के लिए खो देंगे। तब क्या होगा? फिलहाल अगर लव को जेल हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम जिंदा तो रहेगा। इस पर रश्मि ने कहा, लेकिन यदि उनको फांसी की सज़ा हो गई तो क्या होगा? तब भी तो हम भैया को खो देंगे और इसके लिए हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे।
शशि ने कहा, हाँ पापा, रश्मि बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ भी हो, हम भैया के खिलाफ गवाही कैसे दे सकते हैं? आप सोचो, यदि आपकी गवाही से उनको कुछ हो गया तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? इस पर रमेश जी ने कहा, अब कोई फायदा नहीं है, हमने इंस्पेक्टर के सामने मान लिया है कि हम गवाही देंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। पूर्वी जी ने भी कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, हम मजबूर हैं, न चाहते हुए भी हमें यही सब करना होगा। अब हम थाने जा रहे हैं, लव की जमानत करवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लव के माता पिता थाने आते हैं, किसी प्रकार लव की जमानत करवा लेते हैं। घर आकर लव को सारी बातें बताई जाती है कि किस प्रकार इंस्पेक्टर साहब ने उनको मजबूर किया है कि वह उसके खिलाफ गवाही दे। लव को यह बात सुनकर बहुत दुख होता है कि खुद उसके माता पिता उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। वह चुपचाप सबकी बात सुनता है, साथ ही अपनी बहनों की बात सुनकर उसे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो है जो उसके साथ है। पूरा दिन लव इसी उधेड़-बुन में रहता है कि अब क्या होगा, खुद को किस तरह से इस जाल से निकालेगा। इसी सब के बीच समय गुजर जाता है, रात हो जाती है। ठीक 2 बजे रात की लव आँख खुलती है। लव देखता है कि उसके सामने वही जिन्न खड़ा है जिसने उस पर कब्जा किया है। उसको देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, अब क्या है, इस समय बिना बुलाए क्यों आए हो? जिन्न ने कहा, सुना है तुम्हारे माता पिता तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं और उस इंस्पेक्टर ने उनको मजबूर किया है। लव ने कहा, हाँ सही सुना है तुमने, मगर तुम तो मेरी कुछ मदद करोगे नहीं, क्योंकि तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। जिन्न ने कहा, ऐसा नहीं है, हम तुम्हारी मदद करने ही आए हैं। आज हम तुम्हारी जो मदद करेंगे उसको तुम हमेशा याद रखोगे। आज हम तुम्हारे शरीर में आकर तुम्हारी मदद करेंगे हमेशा की तरह। लव ने कहा, लेकिन तुम करोगे क्या? जिन्न ने कहा, तुमको खुद पता लग जाएगा। वैसे भी नौकर मालिक से सवाल जवाब नहीं किया करते, समझे? इतना कहकर जिन्न लव के शरीर में प्रवेश कर जाता है और ऐसा होते ही लव की आंखें लाल हो जाती है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके शरीर में अंगारे भर दिए हो। वह तेजी से कमरे में इधर उधर घूमने लगता है और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे रास्ते में आएगा वह मरेगा, चाहे कोई भी हो। उसके बाद लव तेजी से कमरे से बाहर आता है, सीधा रसोई में जाता है, रसोई में रखा हुआ चाकू उठाता है और दौड़ता हुआ अपने माता पिता के कमरे में जाता है। लव के माता पिता अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। कमरे में आहट हुई तो उसके पिता की आंख खुल गई। वह बोले, कौन है, कौन है वहाँ? इससे पहले कि लव कुछ समझ पाते, लव छुरा उठाता है और उनकी गर्दन पर वार करता है। एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग कर देता है और उसमें से बहता हुआ खून पीना शुरू कर देता है। इसी शोर शराबे की आवाज़ से उसकी माँ की आंखें खुलती है। जब वह देखती है तो बुरी तरह से चीख निकल जाती है उनकी। अब पूर्वी डरी हुई दरवाजे की तरफ भागती है। तभी लव अपनी आंखों से दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसकी माँ बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन सब बेकार था। वह चिल्लाती है। उनकी चीख सुनकर दोनों बहनें भी कमरे से बाहर आ जाती है। बहनें भी पूरी कोशिश करती कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन कोशिश नाकाम रहती है। अपने पिता का खून पीने के बाद लव अपनी माँ पर झपट पड़ता है। पूर्वी जान बचाने के लिए कमरे में यहाँ वहाँ भागती है और चिल्लाती है, लव तुम पागल हो गए हो, यह तुमने क्या कर दिया है? लेकिन लव कुछ नहीं सुनता। 2-3 बार चाकू से वह पूर्वी के ऊपर भी वार करता है।
पहला वार उनके पैरों पे लगता है, जिससे उनके पैर का बड़ा हिस्सा फट जाता है और खून की धार बहना शुरू हो जाती है। इस पर वो जान बचाने के लिए बिस्तर के नीचे घुस जाती है। तभी लव अपनी आंखों से वहाँ पर एक बेड को देखता है और देखते ही बेड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है, दोबारा चाकू से वार करता है। यह वार उनके पेट में लगता है और उनका पेट फट जाता है और आंतें बाहर निकल पड़ती है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो थोड़ा सा खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन अब सब बेकार था। अगले बार लव उनकी गर्दन पर चाकू मारता है, जिससे उनका सर फुटबॉल की तरह कमरे में कटकर घूमने लगता है। लव उनका भी गरम गरम खून पीने लगता है। जब दोनों जनों की इस तरह से हत्या हो जाती है, तब लव को लगता है एक झटके के साथ शरीर में से मानो कुछ निकला। फिर लव जो देखता है उसे खुद से नफरत होने लगती है। उसके सामने उसके माता पिता की सरकटी लाश पड़ी थी। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। लव के मुंह और कपड़े पूरी तरह खून में लथपथ थे। दरवाज़ा खुद खुल जाता है और रश्मि और शशि अंदर आ जाते हैं और यह सब देखते ही वो लव के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों लव को बुरी तरह मारे, लेकिन लव पर कोई असर नहीं होता। वह खुद ही इतना टूट गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर अपनी जान दे दे। वह रसोई में गया, मिट्टी के तेल का डब्बा उठाया, अपने शरीर पर डाल लिया और आग लगा दी। लेकिन कुछ ही समय में आग अपने आप बुझ गई और लव का एक बाल भी नहीं जला। लव ने दोबारा कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इस बार तो माचिस ही नहीं जली। लव पूरी तरह चिल्लाया, अरे क्या मिल रहा है मुझको बर्बाद करके तुमको? चले जाओ, नहीं चाहिए तुमसे कुछ। तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे मेरे माता पिता का कातिल बना दिया। अब और क्या बचा है मुझे बर्बाद करने में? तभी उसको जिन्न की आवाज़ आई, बदला, यही है हमारा बदला। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखो क्या क्या होता है तुम्हारा। तुम तो हमको गुलाम बनाना चाहते थे ना, अब लो मज़ा। उसकी आवाज़ सुनकर लव सर पकड़कर बैठ जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बहनें भी उसके पास आती है और रश्मि पूछती है, भैया यह सब क्या हो गया? शशि ने भी कहा, हाँ भैया, यह सब कैसे हुआ और आप किससे बात कर रहे थे? लव ने कहा, सब कुछ मेरी ही नादानी से हुआ है। मैंने ही लालच में आकर यह सब किया है। अब तो मौत भी मुझसे नाराज़ हो गई है। मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ खुद को कानून के हवाले करने। अब जी के क्या करूँगा? इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? रश्मि ने कहा, नहीं भैया, आप होश में आओ। जो होना था सो हो गया, आप आराम कीजिए, हम लाश को ठिकाने लगाते हैं। आपकी बात से इतना तो हम समझ गए हैं कि आपसे कोई और यह सब करवा रहा है। यह सब सुनकर लव चुप हो जाता है। दोनों बहनों को गले लगाकर रोने लगता है। दोनों बहनें रोती हुई अपने माता पिता के शरीर को एक प्लास्टिक के बैग में रखा और स्टोर रूम में रख दिया और सारा कमरा धो दिया। लव के कपड़े भी उसी बैग में डाल दिए और उसका मुंह धुलवा दिया। चाकू भी धोकर स्टोर में ही छिपा दिया और तय हुआ कि रात को चुपचाप से दाह संस्कार कर देंगे और कोई पूछेगा तो कह देंगे कि दोनों गांव चले गए हैं हमेशा के लिए। अब रश्मि और शशि दोनों यह सोचने लगे कि लाश को कहाँ जलाया जाए। कुछ देर सोचकर तीनों ने यह फैसला किया कि लाश को दबाना ठीक रहेगा, क्योंकि जलाने से धुआं और प्रकाश दोनों होंगे, जिससे आस पड़ोस के लोगों को शक हो सकता है। उसी दिन रात को तीनों ने मिलकर अपने माता पिता की लाश को घर के पीछे गड्ढा खोदकर दबा दिया। इसके बाद लव अपने कमरे में चला गया, लेकिन रश्मि और शशि बहुत डर गई थी। भले ही उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, मगर वो दोनों रात भर सो नहीं सकी। जो मंजर उन्होंने देखा था उसको भुला नहीं सकती थी।
दोनों एक कमरे में लेट गई और धीरे धीरे बात करने लगी। रश्मि ने कहा, मम्मी पापा को भाई ने इतनी बुरी तरह से मारा है, लेकिन क्यों? इस पर शशि ने कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? रश्मि ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, मगर यही सच है। शशि ने कहा, चलो पुलिस को चलकर सब बता देते हैं। पुलिस यहाँ आकर भैया को ले जाएगी तो ठीक रहेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस पर रश्मि ने कहा, अरे तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं कर सकते, यह गलत होगा। इस पर शशि ने कहा, क्यों गलत होगा? भैया ने जो किया है उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। इस पर रश्मि ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात और, तुमने सुना नहीं भैया किसी से बात कर रहे थे कि तुमने मुझको बर्बाद कर दिया है, मतलब कोई और है जो उनसे यह सब करवा रहा है। शशि ने कहा, हो सकता है तुम ठीक कर रही हो, लेकिन घर में तो हम चारों के सिवाय कोई नहीं था। इस पर रश्मि ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है हमको कल भैया से इस बारे में बात करनी चाहिए। शशि डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, भैया से बात कैसे करेंगे अगर उन्होंने गुस्से में आकर कुछ। रश्मि ने कहा, ठीक है, सोने की कोशिश करो, सुबह देखते हैं। सुबह सब देर से उठते हैं। देखकर ऐसा लगा कि रात भर कोई भी नहीं सोया था। सबकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। लव का चेहरा बिल्कुल काला पड़ रहा था। वो मम्मी पापा कह कह कर रोए जा रहा था। तीनों में से किसी ने खाना तक नहीं खाया था। दोनों बहन डरती हुई लव के पास जाती है। रश्मि ने कहा, यह सब क्या हो गया भैया, और वो भी तुम्हारे हाथ से? इतना कहते हुए डर के कारण रुक जाती है और आगे कुछ नहीं बोल पाती। शशि बात बदलते हुए कहती है, भैया जो होना था हो गया, कुछ खा लो, अब क्या खाओगे? लव सिसकते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम दोनों क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं यह सब नहीं किया है। मैं भला क्यों मम्मी पापा को? इतना कहते ही लव जोर से रोने लगता है। दोनों बहनें उसके पास खड़ी हो जाती है और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है, यही तो मुझको समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। इस पे शशि ने कहा, लेकिन भैया हमने खुद आपको वो सब करते हुए देखा है, फिर आपके सिवा कोई और कैसे? इतना कह के वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाती है। इस पे लव उसको प्यार से अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमको क्या बताऊं कि मैं कितना अभागा हूँ, लेकिन यह सब कैसे हुआ तुमको नहीं बता सकता। रश्मि ने पूछा, लेकिन क्यों भैया, आप क्यों नहीं बता सकते? हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लव ने कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं खुद ही इसका कोई हल निकालता हूँ और फिर तुम सबको सब कुछ बता दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो। हाँ, और एक बात और, रात को कभी भी मेरे कमरे में मत आना जब तक मैं ना कहूँ। दोनों बहनों ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझो। अब लव बहुत परेशान रहने लगा था। बीच बीच में शहर में लूट, हत्या के कई मामले आए जिसमें लव के होने के पक्के सबूत मिल गए थे। अब पुलिस के बहुत अनुरोध करने पर बड़े अधिकारी द्वारा लव को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया था। लव को मजबूरन अब घर में ही रहना होता था। लव अपने बहनों को कुछ पैसे हर महीने देता था, कहता था उसकी सेविंग है। इस बात से दोनों बहनों को बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन डर के कारण कभी कुछ कहा नहीं उसने। एक रात की बात है, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। हवा इतना शोर कर रही थी कि दरवाजे खिड़की बुरी तरह हिल रहे थे। लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो और आज ही पूरे संसार का अंत हो जाएगा। लव अपने कमरे में बैठा हुआ था और इधर रश्मि और शशि भी एक साथ पूरी तरह से डर के बैठी हुई थी। फिर जब काफ़ी रात हो गई तो हल्का फुल्का खाकर सब सोने चले गए।
रात के लगभग 2 बजे होंगे। लव ने कमरे से आवाज़ दी, रश्मि ज़रा पानी पिला दो। पहले दोनों को लगा कि उनका भ्रम है, लेकिन कुछ देर बाद लव ने फिर आवाज़ दी, अरे बहन सुना नहीं क्या, ज़रा पानी दे दे। रश्मि को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इससे पहले भाई ने कभी इस तरह पानी नहीं मांगा। फिर सोचा हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो। वो बोली, हाँ भाई अभी लेके आई। इतना कहकर रश्मि 2 मिनट वहीं खड़ी रही। फिर उसको लगा कि शशि को भी साथ लेकर जाना ठीक रहेगा। उसने शशि को जगाया, अरे शशि उठ, जल्दी उठ। शशि एकदम हड़बड़ा के उठ जाती है। उसको लगा कि कुछ बात न हो गई हो। वो बोली, क्या हुआ? रश्मि ने कहा, कुछ नहीं, तुम डरो मत, भैया पानी मांग रहा है और मेरे अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही, तू भी चल मेरे साथ। इस पे शशि ने कहा, हाँ मैं हूँ ना जो तुमको बचा लूँगी। रश्मि ने कहा, अरे बचाना मत लेकिन साथ तो चल। शशि ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। दोनों बहनें लव के कमरे में जाती है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। एक छोटा सा नाइट बल्ब था जो जल रहा था। लव अपने पलंग पर लेटा हुआ था। रश्मि पानी लेकर लव के पास जाती है और कहती है, भैया पानी पी लो। ले आई पानी। लव ने कोई जवाब नहीं दिया। रश्मि ने दोबारा लव के हाथ को छूते हुए कहा, अरे भैया पानी पी लो, नहीं पीना था तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लव ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, चेहरा तमतमा रहा था। अगले ही पल वो हो गया जिसकी कल्पना से भी रूह कांप उठती है। लव ने रश्मि को दबोच लिया, उस पर किसी वहशी जानवर की तरह टूट पड़ा। रश्मि चिल्लाई, अरे भैया नहीं, भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन यह सब बेकार था। रश्मि के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर शशि उसको बचाने के लिए आगे बढ़ी। उसने पास में पड़े एक डंडे को उठाया और लव के सर पर वार किया, लेकिन अगले ही पल डंडा लव को लगने से पहले ही टूट गया। यह देखकर शशि बुरी तरह डर गई। अगले ही पल रोशनी का एक घेरा आया और शशि को चारों ओर से घेर लिया। अब शशि न हिल सकती थी न कुछ बोल सकती थी, बस देख और सुन सकती थी। उसके सामने उसके भाई ने उसकी ही सगी बहन रश्मि की इज्जत लूट ली और वो कुछ नहीं कर पाई। अब रश्मि खून से लथपथ एक तरफ पड़ी थी और दर्द से करा रही थी, और शशि बुद्ध बनी सारा यह खौफनाक नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी। खेल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। रश्मि के बाद अब शशि की बारी थी बलि चढ़ने की। कुछ ही देर बाद शशि के चारों ओर बना घेरा हट गया। वो एकदम सामान्य हो गए। अपनी बहन को अपने सामने इस हालत में देखकर बुरी तरह चीख पड़ी। लव वहीं खड़ा लाल लाल आंखों से सब देख रहा था। शशि जोर जोर से रोने लगी, भैया यह आपने क्या किया है? छी, आपने रश्मि की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लव उसकी बात सुनकर बोला, अभी दिखाता हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इतना कहकर वह शशि पर भी टूट पड़ा। वो चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई कि भाई तुम यह क्या कर रहे हो, ईश्वर के लिए ऐसा पाप मत करो। लेकिन सब बेकार। कुछ ही देर में उसकी बेइज्जत तार तार होकर बिखर गई। दोनों बहनें खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उनके रोने की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था, लेकिन अफसोस था उनको बचाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद लव को ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर से निकल गया हो। जब वह होश में आया तो कमरे का मंजर देखकर उसका कलेजा कांप उठा। वो चिल्लाया, नहीं, किसने किया यह सब? यह नहीं हो सकता। दोनों बहनों ने रोते हुए कहा, भैया इससे अच्छा था कि तुम हमको मम्मी पापा के पास पहुंचा देते, हमको भी मार देते, लेकिन तुमने तो छी।
तुमने तो भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। अरे लानत है तुम पर। आज तुमने साबित कर दिया कि सारे गुनाह तुमने ही जानबूझकर किए हैं। अब हमारे पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है। लव ने रोते हुए कहा, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन इस सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आज मैं तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगा, मगर तुम वादा करो कि आत्महत्या नहीं करोगे। फिर लव ने जिन्न वाली बात दोनों को बता दी और अपनी गलती भी बता दी कि बिना गुरु जिन्न को वश में करने की कोशिश में वो खुद जिन्न का गुलाम बन गया है। लव की बात सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। शशि बोली, लेकिन भैया आपकी बात पर या हमारी बात पर कौन यकीन करेगा। रश्मि भी बोली, हाँ भैया, अब हमारा क्या होगा? यदि जिन्न ने हम पर दोबारा हमला किया तो क्या होगा? लव ने कहा, नहीं, अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद लव दूसरे कमरे में चला जाता है। वह यह बात जानता था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो हुआ था वो मंजर लव की आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। उसने दोनों बहनों की सिसकियां अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिन बहनों को बचपन से ही अपनी जान से ज़्यादा चाहा, आज उसके साथ वो यह कर बैठा था। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। रोते रोते लव का बुरा हाल था। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा था। तभी वहाँ वो जिन्न प्रकट हो गया। वो बोला, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे गुलाम। तुमको क्या लगता है खेल खत्म हो गया? नहीं, अब तो तुम्हारी बहनों के साथ हर रात यही होगा और यह सब करोगे तुम। हा 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 हा। लव ने कहा, नहीं, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे किए की सज़ा मेरे मासूम बहनों को मत दो। जिन्न ने कहा, क्या कर लोगे तुम? गुलाम मालिक के सामने बोला नहीं करते। अब लव का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसको इतना सदमा लगा कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसने एक जोरदार चीख मारी, नहीं, कोई बचाओ मेरी बहनों को, यह क्या हो गया? इतना कहकर लव बिल्कुल खामोश हो गया और ज़मीन पर बैठ गया। इसके बाद वह उठा। वो एक ही दिशा में एकटक देखे जा रहा था। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गया। वो पागल हो चुका था। उसके मुंह से बस यही निकल रहा था, मैं जिन्न का गुलाम हूँ, मैं जिन्न का गुलाम हूँ। यही कहता वो एक अनजान सी राह पर निकल गया। वो राह जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में और क्या क्या सुधार हो सकता है, इस फीडबैक की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानी देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।